हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 20th मई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो आपने देखा होगा कि राजस्थान ने ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसको नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है। तो व्हाट इज नोटिफाइबल डिजीज? ये कोई भी डिजीज को हो सकता है जिसको नोटिफाइबल डिजीज कहा जाए। उसमें क्या होता है कि लॉ के तहत, अंडर एनी लॉ, आपको रिपोर्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को। अब क्या क्या इसकी वो रहती है वो मैं बताता हूँ। इसमें जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको नोटिफाई करना पड़ता है सच डिजीजेस इन अ प्रॉपर फॉर्म विद इन 3 days। इसकी जो रिक्वायरमेंट क्या है कि एक फॉर्म में, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है इसका, जिस भी डिसीज़ को नोटिफाइबल कहा जाता है, अगर ऐसा कोई पेशेंट उनके पास आता है या उनके यहाँ कोई ऐसी डिजीज़ पकड़ी जाती है, उस डिजीज़ को एक प्रॉपर फॉर्म में विद इन 3 days उनको रिपोर्ट करना होता है या वर्बली करना होता है वाया फ़ोन विद इन 24 hours। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर नोट ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। आपसे प्रीलिम्स में 3-4 पॉइंट पूछ सकते हैं कि कितने दिनों में होता है। विद इन 7 days लिख सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखिएगा, विद इन 3 days है, 24 hours है। और इसमें एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, लैब्स, क्लिनिक्स, उन सबको रिपोर्ट करने होते हैं केसेस। WHO की जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 1969 है, वो भी कहती है कि डिजीज़ रिपोर्ट करो WHO को, ताकि वो ग्लोबल सर्वेलेंस और एडवाइजरी रोल प्ले कर सके। और जो ओनस है कि किसी भी डिजीज़ को नोटिफाई करने का और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, दैट लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है ताकि आपको समझ आ रहा है। आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, नोटिफाइबल डिजीज़ लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट, ओनर्स लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट हैश। उसके बाद आप छोटा डॉट जैसे बना सकते हैं कि 3 days और 24 hours। कभी भी आपको डिटेल में करना हो कि अगर आपको नोट्स अपने समझना है, जब ज़्यादा क्रिस्प बना लें, तो आप डिटेल के लिए आप लेक्चर साथ में लिख लीजिएगा, ताकि आप उसके बाद लेक्चर सुन लें कभी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। और ये अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, कोई भी इसके अंदर फेलियर होता है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक नेसेसरी एक्शंस। उसमें क्या होता है, ये कहाँ करा क्यों जाता है कि ताकि ना गवर्नमेंट जो है ट्रैक कर सके, एक प्लान फॉर्मुलेट कर सके उस डिजीज़ को एलिमिनेट करने का या कंट्रोल करने का। और अगर लेस इन्फेक्शियस कंडीशंस हों, इसमें इनका क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ कैसे करना है, बर्डन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इस बारे में वो लोग चर्चा कर लेते हैं आपस में, स्टेट गवर्नमेंट। दिस पॉइंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको बताना ज़रूरी था कि क्यों करा जाता है। और सेंटर ने भी कुछ डिजीजेस नोटिफाई कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सेंटर नहीं कर सकता, सेंटर ने भी कुछ कर रखे हैं, जैसे कॉलरा, डिप्थेरिया, बहुत सारी हैं ऐसे तो। बट थोड़ा सा आप इसका बना सकते हैं कि कौन कौन सी इन्होंने बेसिकली कर रखी हैं। उसके बाद एक पेज 3 पे था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो अपनी फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और ये एक पॉइंट, इसको ना आप एक फॉर्डर की तरह ले सकते हैं। ये पॉइंट्स नोट करने के लिए, याद करने के लिए नहीं होते, ये जस्ट एक फॉर्डर में आप रख सकते हैं कि अभी कभी भी कोई कोर्ट्स, ब्यूरोक्रेसी या कोर्ट्स के साथ जुडिशरी का रिलेशन के बारे में बात आए, तो ये जो रीसेंट कमेंट्स होते हैं ना कोर्ट्स के और इन सब के, ये आप अपने क्वेश्चन में या आंसर लिखते टाइम कोट कर सकते हैं कि दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा है ब्यूरोक्रेट्स और उनके बारे में। तो क्या जुडिशरी के जो लेटेस्ट आप पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं ना, तो एक बड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। ये बेसिकली कुछ नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर्स ने कहा था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट होने में कोविड-19 बहुत ज़्यादा रिस्क है और हमें भी फ्रंट लाइन वर्कर्स बनाया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, वो अपनी फेलियर और इनएबिलिटी को और मानते ही नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो थोड़े से ये पॉइंट्स जो है ना, बड़े अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी आंसर राइटिंग में। ठीक है। तो इसको ना आप एज अ फॉर्डर डायरी में लिख सकते हैं कि कहीं भी इनको पॉइंट्स को, जब भी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव्स और या ब्यूरोक्रेट्स के साथ रिलेशंस की बात आए, तो आप ये पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये भी एक लेटेस्ट कमेंट आया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। तो बड़ा अच्छा लगता है ये। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था रिजर्वेशन का सारा, वो हम ऑलरेडी 6th मई के एनालिसिस में देख चुके हैं, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। एक एडिटोरियल पे उन भाई साहब ने सोशल सिक्योरिटी बिल की बात कर रखी है। देखिए, आपको इसमें जानना क्या है कि व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी बिल, लेबर कोड बिल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने 9th Feb के लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। प्लीज़ गो थ्रू दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा सा एक एडिटोरियल पे इंडिया पाकिस्तान को लेके था, देख लीजिए, सुन लीजिए। इसके नोट्स बनाने की एज सच ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लगाए थे हमने, इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट। हमने बेसिकली जब पुलवामा टेरर अटैक हुआ था कश्मीर में, जब फरवरी 2019 में,
और उसके बाद क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स वगैरह हमने की थी, उनको औकात दिखाई थी उनकी, तो इंडिया ने विथड्रॉ कर लिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो पाकिस्तान को दे रखा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि कस्टम ड्यूटी लगा दी थी 200% अगर कोई भी आदमी इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से तो। और जब इंडिया ने रिवोक किया ऑटोनॉमी स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो पाकिस्तान ने भी बायलैटरल ट्रेड जो है सस्पेंड कर दी थी। डिफरेंस क्या रहा है कि इंडिया ने तो 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई बट बैन एक्सपोर्ट पे नहीं लगाया है। पाकिस्तान ने क्या करा था, पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पे ही बैन लगा दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर-अंदर जब हमारे बायलैटरल ट्रेड जो है बंद हो गई थी, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन लिफ्ट कर दिया था ऑन द इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन्स और रॉ मटेरियल्स जो इंडिया से लेने ज़रूरी थे क्योंकि कोई क्राइसिस हो जाए या कोई शॉर्टेज हो जाए एसेंशियल ड्रग्स की, उस वजह से मेडिसिन्स और रॉ मटेरियल्स पे उन्होंने इंपोर्ट बैन हटा दिया था और हमने तो एक्सपोर्ट बैन लगा ही नहीं रखा था, ठीक है? तो इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ है कि अब लेटेस्ट ये इस न्यूज़ में क्यों आया है, 1.5 साल के बाद, क्या हुआ है कि वहाँ की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमिटी थी, उन्होंने कहा था कि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चलो कोई बात नहीं मैं फिर बता देता हूँ कि शुगर, कॉटन और यार्न की हमें शॉर्टेज हो रही है, तो हमें ये इम्पोर्ट कर लेना चाहिए इंडिया से। जिस दिन ये आया, उसके अगले दिन बड़ा हल्ला हुआ पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में और ऑपोज़िशन वालों ने भी हल्ला किया, गवर्नमेंट में से भी बहुत वॉइसेस उठी डिसेंट की, तो उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था। अब हम अगर क्लोज़र लुक देखें ट्रेड डेटा की, कि हम ये देखते हैं, इंडिया जो है अभी भी फ़िलहाल 357 प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। देयर इज़ नो नीड टू गो इन डिटेल, जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल्स या केमिकल से रिलेटेड हैं और इंपोर्ट कर रहा है 25 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्या नाम है पाकिस्तान। अब इंपोर्ट की बात करें तो डेट्स वगैरह कर रहा है इंपोर्ट इंडिया और उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये तब भी हो रहा है जबकि कंप्लीट बैन ऑन ट्रेड है बाय पाकिस्तान ऑन बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अगर हम देखें तो तब भी अगर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड कंडीशंस में भी हमारे बीच में ट्रेड चल रहा है, दैट मीन्स वी आर इंटरडिपेंडेंट बिटवीन देयर इज़ इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये कभी भी अगर आपको फॉरेन रिलेशंस के बारे में बात आए कि क्या हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं आपस में, तो आप ये पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारे अगर आपस में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, तब भी हम लोग इतना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतने प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, इतने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कि दिस शोज़ द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के बीच में आप रिलेशन में दिखा सकते हैं। और रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी आपको पता है ट्रेड टू इनफॉर्मल चैनल्स मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था एक बारी, क्या होता है कि हमारा दुबई के साथ इतना ज़्यादा हर कंट्री का ट्रेड होता है, वहाँ पे फ्री ज़ोन्स खुले हुए हैं, तो यूएई में बेसिकली क्या हुआ हुआ है कि फ्री ट्रेड ज़ोन्स बना रखे हैं वहाँ पे। तो हर कंट्री के लोगों ने ना अपने वहाँ पे इकोनॉमिक ज़ोन में अपनी यूनिट खोल रखी है। खोलना कुछ नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, पर थोड़ा-सा आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ पे अपनी कंपनी खोलनी है। तो पाकिस्तान वाले अगर आज इंडिया से कुछ इम्पोर्ट करना है पाकिस्तान से, तो इंडिया वाले क्या पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, वो अपनी एक कंपनी बना रखी है फिक्टिशियस कंपनी, वो कर देते हैं एक्सपोर्ट दुबई। बहुत अब आप सोचेंगे वाया दुबई, फिर दुबई से इंडिया आता है, तो आप सोचेंगे कि फ्रेट बहुत ज़्यादा पड़ जाता होगा, तो वो आपको वैसे मैं क्लियर कर दूँ, बहुत कम है। देयर इज़ ओनली 330 टू $40 जो किराया होता है 40 फीट हाई क्यूब कंटेनर का, जो पाकिस्तान से दुबई का लगता है और दुबई से इंडिया का भी जो फ्रेट है वो सिर्फ 30 टू $40 है और जो कंटेनर को चेंज करने का सब कुछ का खर्चा आता है, वो ज़्यादा नहीं आता, वो 300 से $400 ही आता है। तो इट डज़न्ट मेक एनीथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वो हो गया है। तो उस वजह से इनफॉर्मल चैनल से ट्रेड हमारी आज भी चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है? तो ये रेडी ऑप्शन है ट्रेडर्स के लिए फ्रॉम बोथ कंट्रीज़। अब हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा-सा हमें पॉज़िटिव लिस्ट लेके आनी चाहिए, जो ट्रेड आइटम्स में हमारे को भी ज़रूरत है, उनको भी ज़रूरत है, ताकि थोड़ी-सी नॉर्मलाइज़ेशन हो जाए ट्रेड में। क्यों ना ये जो $400-500 का खर्चा होता है, वो भी बचाया जाए। तो अभी एक रीसेंट डेटा भी आया था, उनमें इंडिकेटिव लिस्ट दी थी प्रोडक्ट्स की, जो इंक्लूड करना चाहिए। बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि एक लॉबी क्रिएट करें और अपनी-अपनी गवर्नमेंट को समझाएँ कि ये 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जो पाकिस्तान वाले कहें कि पाकिस्तान को ज़रूरी है और इंडिया वाले कहें इंडिया को ज़रूरी है, ताकि थोड़ा-सा ट्रेड बढ़े आपस में, ताकि रिलेशंस जो हैं थोड़ा नॉर्मलाइज़ होने शुरू हों। और अगर हम पहले थोड़ी हिस्ट्री की बात भी करें, तो हम कहेंगे जब रिज़म्पशन हुआ था ट्रेड का 1974 में, क्योंकि 1965 में जब इंडिया-पाक का वॉर हुआ था, उसके बाद भी उस टाइम भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। बट हमने रिज़्यूम करना शुरू करा था ट्रेड 1974 में, तो थोड़ा-सा हम भी अब शुरुआत करें जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है?
उसके बाद एक एडिटोरियल में बड़ा अच्छा दे रखा था कि वेस्ट बंगाल में जो एमएलएज़ को बीजेपी वालों ने, बीजेपी के एमएलएज़ थे और सेंट्रल में आपको पता है बीजेपी की मिनिस्ट्री है, बीजेपी पावर में है, तो उन्होंने उनको सीएपीएफ की, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की प्रोटेक्शन मुहैया कराई है। तो वो कितना जायज़ है कितना नहीं, वो थोड़ा-सा देखते हैं कि एक तो हमें ये देखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है कैसे अटेम्प्ट करना है, कि लॉ एंड ऑर्डर जो है इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, या सेंटर स्टेट रिलेशंस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हाउ डू यू हैव टू अटेम्प्ट, आप लिखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है टू प्रोटेक्ट एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट, चाहे वो एमएलए हो चाहे कोई ना हो, ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजन टू डिप्लॉय सीएपीएफ, बल्कि वेस्ट बंगाल को होना चाहिए था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्ट बंगाल अपने ऊपर ले, बट सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय करके सेंटर ने क्लियर सिग्नल दिया है कि वो रिलाय नहीं करता है अपॉन स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी टू बीजेपी एमएलएज। तो ये एक बहुत गलत एक साइन है, एक बहुत अच्छा साइन नहीं है फॉर सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस शुड ऑलवेज बी कॉर्डियल, ठीक है, इतने ये लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि एक तो हमें ये थोड़ी सी टेंडेंसी, अब उसको ना थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो लोगों के अंदर टेंडेंसी क्यों है डिमांडिंग सिक्योरिटी पर्सनल, ये एक हमें कम करनी पड़ेगी। क्योंकि कैसे कम कर सकते हैं हम कहेंगे कि लीडर्स और जो प्रोमिनेंट पर्सन है ना, उनको हमें कहना चाहिए कि भैया आप उसका एक्सपेंडिचर खुद उठाओ, जो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड हो रही है उस सिक्योरिटी का खुद खर्चा आपको ही उठाना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर दी जाती है, वो खुद अपना खर्चा उठाते हैं, 16 लाख पर मंथ देते हैं वो फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कवर टू देम, ठीक है। उसी हिसाब से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लीडर्स को भी हमें जो विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनसे भी हमें चार्ज करनी चाहिए फ़ी फॉर द सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू देम। और एक क्योंकि क्या है कि एक सिक्योरिटी कवर ना एक आजकल स्टेटस सिंबल बन गया। आप देख रहे होंगे कि लोगों को अच्छा लगता है कि साथ में आप आपको क्या बताऊँ, मैं यूपीएससी में भी आधे से ज़्यादा लोग इसलिए आते हैं कि लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी, एक गनमैन मिलेगा। तो एक स्टेटस सिंबल है ये बेसिकली। और वो चाहते हैं कि लोगों की वो होती है स्टेटस की, हमारे साथ पर्सनल जो हैं वो एस्कॉर्ट करें हमें। तो ये हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं अगर हम उनको कहें कि आप खुद पे करो अपनी सिक्योरिटी का, ठीक है। अब थोड़ा-सा मैं प्रीलिम्स फैक्ट बता देता हूँ कि सिक्योरिटी कवर कैसे दिया जाता है। ये कमिटी तय करती है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में होती है। उस कमेटी में कौन-कौन होता है? एक तो ऑफिशियल्स होते हैं मिनिस्ट्री के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के होते हैं, दिल्ली पुलिस, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ पता है आपको क्या-क्या आता है उसमें, सीआरपीएफ आती है, सीआईएसएफ आती है, आईटीबीपी आती है, एनएसजी आती है, ठीक है। उसमें और कोई नहीं आती, बस ये 4 ही होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है वो प्रिपेयर करता है लिस्ट जो लोगों की जो अंडर थ्रेट हैं और कितना डिग्री ऑफ थ्रेट है, और फिर उसके बाद कमेटी डिसाइड करती है कि उनको फोर्स कब और कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। और जो डिप्लॉयमेंट है इज़ डन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, और उसके बाद वो कमिटी जो है प्रूव हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। और इस मीटिंग में एक तो याद रखिएगा जो थ्रेट परसेप्शन है वो ईच ऑफ द पर्सन टू बी सिक्योर्ड इज डिस्कस्ड वन बाय वन, कलेक्टिवली नहीं लिया जाता। एक तो सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, एक एक पर्सन का अलग अलग डिस्कस किया जाता है। तो इस बार आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में 77 एमएलएज को सबको इकट्ठे दी गई है। दैट मीन्स ये इस कमेटी से डिस्कस होके नहीं निकला है, क्योंकि एक एक का ही डिस्कस हुआ जाता है, मगर उसमें एक साथ सबको कवर कर देने का मतलब ये है कि इन्होंने ये जो कमेटी से डिस्कशन है ये इसको बाईपास किया है। उस पर एक इंटरनेशनल पेज पे नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में था, रशिया का सारा। ये थोड़ा सा ना 27 फेब का एनालिसिस देखिए, हमने बहुत डिटेल में विद मैप इसको डिस्कस किया है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे पेज 8 पे थोड़ा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का था, क्योंकि अभी तो हमने लिस्ट भेजी है, उन्होंने एडमिट कर लिया टेंटेटिव लिस्ट में। उसके बाद वो नॉमिनेशन होगी नहीं होगी वो सब बात की बातें हैं। तो उन साइट्स को अगर आप कहेंगे विल डिस्कस। अभी इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है, ये बेसिकली क्या होती है, सिलेक्ट करती है यूनेस्को, और उस साइट का कोई कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या अदर फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, ताकि उसको फिर उसके बाद वो लीगली प्रोटेक्टेड होती है बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज़। और अगर सिलेक्ट होने के लिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी ऑलरेडी एक क्लासिफाइड लैंडमार्क होना चाहिए वो। अगर किसी साइट को, ये नहीं है कि किसी भी साइट को आप भेज दें, अगर किसी साइट को आपने भेजना है टू बी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो एक ऑलरेडी एक लैंडमार्क होना चाहिए अपनी जगह पे, और कोई यूनिकनेस होनी चाहिए उसमें, चाहे वो जोग्राफिकली हो, चाहे हिस्टोरिकली हो, या कल्चरल हो, या फिजिकल हो, ठीक है। जैसे सच एज मैंने आपको बना दिया स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सिटी, कॉम्प्लेक्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपको वर्ल्ड, ये सेलेक्ट कौन करता है, एक वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की अंदर ही वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है जो सेलेक्ट करती है साइट्स
जिनको लिस्ट किया जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट हो या लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर हो। और उसके बाद यही कमेटी जो है मॉनिटर करती है कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ और उसका यूज़ कैसे करना है वर्ल्ड हेरिटेज फंड्स का, और कैसे एलोकेट करना है फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर कोई स्टेट पार्टीज़ जो हैं अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है और उसके लिए हमें फंड्स चाहिए, तो यही कमेटी डिसाइड करेगी उसको कितना फंड देना है या नहीं देना। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो कंपोज्ड है 21 स्टेट पार्टीज से, जिनको इलेक्ट करती है जनरल असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज, और 4 साल के लिए होती है ये सेलेक्ट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। और इसके अंदर 21 पार्टीज होती हैं, मतलब 21 लोगों की समझ लो आप, 21% की कमेटी बनती है, 4 साल के लिए बनती है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यूनेस्को की बात करें तो इट इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, तो ये इसको करंट अफेयर्स में आप नहीं करते, जनरल नॉलेज के उसमें कॉलम में इसको डालते हैं। मगर अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा यूनेस्को में, यू वांट समथिंग इन डिटेल, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं यूनेस्को को डिटेल में डिस्कस करूं कि यूनेस्को क्या है, कब बना था, कैसे बना था, इंडिया की साइट्स से, क्योंकि इंडिया की 37 to 38 साइट्स हैं, हर एक को प्रॉपर मतलब क्लेम करना है, सब कुछ करना बहुत करंट अफेयर्स में आप नहीं करेंगे। इसको अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जब आप ये इंडिया एयरबुक या इकोनॉमिक सर्वे करते हैं तब ये चीज़ों को स्टडी किया जाता है। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर मुझे आप डिस्कस कर लीजिए, तो प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे किसी भी दिन। अगर लेक्चर जिस दिन छोटा होगा तो विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। आज क्वेरीज की बात लें तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो क्वेरीज हम डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।